हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम डेटा वेयरहाउसिंग पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक डेटा वेयरहाउसिंग का कोर कॉन्सेप्ट एक्चुअली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करते हो प्रॉपरली, ठीक है, इंटरव्यूज में, तो ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपको बहुत ही अच्छा इन डेप्थ नॉलेज है या अंडरस्टैंडिंग है डेटा वेयर हाउसिंग काम कैसे करता है। ठीक है, तो जनरली अगर जो बहुत अच्छी कंपनीज होती हैं जिनके अंदर डेटा वेयर हाउसिंग के कोर प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअली पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, समझते हैं एक्चुअली क्वेश्चन है क्या फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक्सप्लेन एक्सप्लेन द relevance of foreign key, right? Foreign key with regards to OLTP एंड OLAP। ठीक है, इनके रिलेवेंस में हमको फॉरेन की क्या होता है, उसका कैसे यूज होता है बेसिकली इन डेटा वेयर हाउसिंग में, आप इसको लिए एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये एज्यूम करता हूँ कि आपको हो सकता है कि ये भी नहीं पता होगा कि OLTP क्या होता है, OLAP क्या होता है। तो मैं एक्चुअली बहुत ही सिंपल वर्ड्स में थोड़ा समझाऊंगा, इसके बाद हम लोग आगे का समझेंगे। ठीक है, तो पहले तो एक समझ लेते हैं कि एक्चुअली OLTP और OLAP होता क्या है, और फिर फॉरेन की भी थोड़ा सा देख लेंगे एक्चुअली क्या होता है। मुझे मालूम है कि आप अगर ये डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स मालूम होगा तो ये डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है और ये दोनों जो है डेटा वेयर हाउसिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, अभी समझते हैं थोड़ा सा एक्चुअली क्या होता है, फिर हम लोग ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, इसको आंसर कैसे करना है। ठीक है, चलो, तो पहले देखते हैं कि एक टिपिकल टिपिकल जो ETL का आर्किटेक्चर होता है वहां से समझते हैं। ठीक है, तो ETL में जैसे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ना सोर्स है, फॉर एग्जांपल मैं एक्चुअली डेटाबेस ही बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये डेटाबेस है और यहाँ पे जो है ना ये कुछ ETL प्रोसेसेस हैं। ठीक है, ETL होगा और ये टारगेट है बेसिकली। सो दिस सोर्स हो गया और ये टारगेट हो गया। ठीक है, चलो अभी समझते हैं इसको। ये सोर्स सिस्टम है, इसमें बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे टेबल्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, लेट्स अज्यूम इट। और यहाँ पे जो है एक्सट्रैक्ट होता है डेटा को, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस यहाँ पे होता है। और यहाँ पे समझो कोई ETL टूल लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल लेट्स से इन्फॉर्मेटिका हम लोग यूज कर रहे हैं इसको। ठीक है, इन्फॉर्मेटिका टूल एक्चुअली एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग, ये तीनों काम कर रहा है। यहाँ पे जो है हम लोग लोड करते हैं और ये जो है यहाँ पे आके हमारा इस टेबल में, फाइनली इस टेबल में आ जाता है। ये हमारा टेबल है एक्चुअली, यहाँ भी टेबल्स है बहुत सारे हैं। ठीक है, ये मेरा टारगेट हो गया। चलो अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो क्या होता है गाइस, जो सोर्स होता है, ठीक है, सोर्स का मतलब ये जनरली क्या होता है, इस टाइप का जो ETL आर्किटेक्चर है, आप देखो ETL आर्किटेक्चर है ये, इसमें हमारा जो सोर्स होता है, बहुत ही सिंपल ले रहा हूं मैं। ठीक है, वेरी बेयर मिनिमम स्टेप्स एक्चुअली। ठीक है, अब ये जो सोर्स होता है ये जनरली हमारा ट्रांजेक्शन सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शनल सिस्टम्स होते हैं, ट्रांजेक्शनल सिस्टम। तो इसका मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शनल सिस्टम जो हमारा बिजनेस जिस पे रन होता है ऑन डे टू डे बेसिस ना, है ना। और इनको ये भी बोल सकते हैं कि बिजनेस सिस्टम्स, मतलब ये जो डेटाबेसिस होते हैं इनमें हमारा डेली के ट्रांजेक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई बैंक में हूँ तो डेली डेबिट क्रेडिट और ये सब जो लोन का जो भी होगा ना, जो भी ATM से ट्रांजेक्शन विड्रॉल होंगे, वो सारा बेसिकली इस डेटाबेस में स्टोर होते हैं। और हम लोग एज पार्ट ऑफ ETL क्या करते हैं, इस ये जो डेली के ट्रांजेक्शन होते हैं एट द एंड ऑफ द डे हम लोग ETL प्रोसेस, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ना, यहाँ पे ETL प्रोसेस के यूज करके हम लोग टारगेट में डाल देते हैं। और ये जो सिस्टम होता है ये डेटा वेयर हाउस होता है। ठीक है, डेटा वेयर हाउस का इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम लोग हिस्टोरिकल डेटा को रखते हैं, मल्टी ईयर्स का डेटा हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो हर दिन हर रात को लेट से हमारा ETL प्रोसेस रन होता है एवरी आफ्टर द बिजनेस आवर। और ये जो दिन भर का जो ट्रांजेक्शन हुआ ना, इसको हम लोग मूव करके हम लोग यहाँ पे रख देते हैं हिस्टोरिकल डेटा। इसीलिए डेटा वेयर हाउसिंग जो है, डेटा वेयर हाउस जो होता है बहुत ही हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो इसमें 10 या 15 साल के डेटा एक्चुअली टोटल स्टोर करते हैं हम लोग, इसलिए
क्योंकि यहाँ से हम लोग बहुत सारे रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करते हैं, क्योंकि रिपोर्ट जनरेट इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमको बहुत सारा डिफरेंट ईयर्स का डेटा चाहिए या डिफरेंट टेन्योर के चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक सिंपल यहाँ से जो डेली का ट्रांजेक्शन हुआ उसको उठा के यहाँ पे डाल दिए। यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा डेटा नहीं रखेंगे क्योंकि ये हमारा सोर्स सिस्टम है ना। सोर्स का मतलब इसको मैं बोलूँ ट्रांजेक्शनल सिस्टम है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे नहीं रखते ज्यादा, नहीं तो सिस्टम हमारा स्लो हो जाएगा तो हमारा बिजनेस पे इम्पैक्ट होगा। ठीक है, हो सकता है समझ में आ गया होगा। और ये जो सिस्टम है इसको हम लोग OLTP बोलते हैं गाइस। ठीक है, सिंपल, मैं जस्ट समझाता हूँ, इसको OLTP बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग। ठीक है, ट्रांजेक्शनल डेटा करता है ना, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग। और इसको बोलते हैं OLAP, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। एनालिटिकल क्यों बोलते हैं गाइज यहाँ पे, इसको एनालिटिकल, A फॉर एनालिटिकल, ठीक है, एनालिटिकल, और T फॉर ट्रांजेक्शनल है ना, लेट्स राइट इट। ठीक है, अब देखो, एनालिटिकल इसे बोलते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ से बहुत सारे रिपोर्ट जनरेट करते हैं। जैसे पिछले 4 साल का कोई मेरे को सेल्स रिपोर्ट चाहिए पर्टिकुलर रीजन का या पूरे कंपनी का या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मुझे रिपोर्ट चाहिए, तो ये एक्चुअली एनालिसिस करने के लिए यूज करते हैं। इसलिए हमारा डेटा वेयर हाउसिंग का होल पर्पस यही है ना, एनालिसिस और फोरकास्टिंग और रिपोर्टिंग, और नया कुछ बिजनेस डिसीजन होता है इसलिए करते हैं। इसलिए इस सिस्टम्स को बोलते हैं OLAP, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स होते हैं क्योंकि ये डेली का सिस्टम होता है, तो ये डेटाबेस ही अलग होता है। ठीक है, अब देखो, हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या होता है जनरली, यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि भाई आप बताओ कि एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ फॉरेन की विथ रिगार्ड्स टू OLTP और OLAP। ये तो समझ में आ गया कि OLTP जो होता है सोर्स सिस्टम होता है उसको हम OLTP बोलते हैं, और जो टारगेट सिस्टम होता है जो डेटा वेयर हाउस होता है उसको हम लोग OLAP बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग फॉरेन की समझते हैं। फॉरेन की जनरली क्या होता है, फॉरेन की शायद आपको पता ही होगा, मैं ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। फॉरेन की जनरली क्या होता है, एक टेबल दूसरे टेबल से कैसे रिलेटेड है, इसको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी बोलते हैं। हम लोग जब एग्जाम्पल लेंगे ना तब समझ में आएगा बेसिकली। ठीक है, एक्चुअली फॉरेन की कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझा देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो आपको शायद नहीं पता हो तो आप थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको। देखो फॉरेन की क्या होता है ना, एक्चुअली टेबल के अंदर एक कॉलम ही होता है, कुछ नहीं। तो जैसे मेरे पास एक कस्टमर टेबल है। ठीक है, एक कस्टमर टेबल है, समझो कस्टमर टेबल, और इस कस्टमर टेबल में दो कॉलम है। फॉर एग्जांपल, एक है कस्टमर आईडी और दूसरा कस्टमर नेम। ठीक है, ये दो कॉलम है। और ये जो टेबल है हमारा, ये कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम। ठीक है, और ये हमारा जो है प्राइमरी की है, यहाँ पे समझो प्राइमरी की। इस पर्टिकुलर टेबल में एक दूसरा भी टेबल है मेरे पास, समझो ट्रांजेक्शन टेबल। ठीक है, अब अभी हम लोग ले लेते हैं इसी का एग्जांपल। ट्रांजेक्शन टेबल है, इस ट्रांजेक्शन टेबल में कुछ कॉलम है, जैसे कि एक तो रहेगा ट्रांजेक्शन आईडी, और दूसरा एक कॉलम रहेगा हमारा कस्टमर आईडी। ठीक है, अब देखो कस्टमर आईडी, ये जो है हमारा ये फॉरेन की रहेगा गाइस। देखो फॉरेन की फॉरेन की का मतलब ये होता है, और भी कुछ कॉलम होंगे, ठीक है, मैं बाकी के कॉलम नहीं ले रहा हूँ, जस्ट इतना ही दिखा रहा हूँ कि देखो क्या होता है कि कस्टमर में जो भी कस्टमर का इंफॉर्मेशन होगा उसी के ऊपर तो ट्रांजेक्शन होगा, है ना। तो अगर यहाँ पे कोई कस्टमर आईडी है 123, उसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे कस्टमर आईडी को एक्चुअली, ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग पेरेंट टेबल। ठीक है, पेरेंट टेबल, और इसको बोलते हैं चाइल्ड टेबल। तो यहाँ पे जो कस्टमर आईडी होगा वो कस्टमर आईडी यहाँ पे होना चाहिए, इस पर्टिकुलर पेरेंट टेबल में होना चाहिए, नहीं तो ये अलाउड नहीं है, स्पेशली फॉर द OLTP सिस्टम। तो इस टाइप के रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है, या फॉरेन की कंस्टेंट बोलते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होगा तो मेरे कुछ वीडियो देख लेना, इसी सीरीज में मैंने बनाया हुआ फॉरेन की के बारे में, आप उसको थोड़ा समझ जाए। मैं एक काम करता हूँ, वीडियो को मैं ना उसमें भी डाल दूंगा, आई बटन पे भी डाल दूंगा, तो आप लोग उसको एक बार समझ लेना कि फॉरेन की क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्चुअली मेन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं आप। ठीक है, मेन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ द फॉरेन की विथ रिगार्ड्स टू OLTP सिस्टम। अब देखो यार क्या होता है, OLTP का पर्पस क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। OLTP जो सिस्टम होता है मतलब कौन सा होता है OLTP, जो ट्रांजेक्शनल सिस्टम, जैसे मैंने बताया ना ट्रांजेक्शनल सिस्टम होते हैं उनको OLTP सिस्टम बोलते हैं, जो सोर्स हमने लिया हुआ है यहाँ पे, राइट।
तो ट्रांजेक्शनल सिस्टम इनका मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमको डेली जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं बैंक में, फॉर एग्जांपल राइट, बैंक में ट्रांजेक्शन होते हैं, वहाँ पे किस टाइप के ट्रांजेक्शन्स होते हैं? जनरली इंसर्ट होता है, कोई ऐड करते हैं डेटा, फंड ऐड करते हैं, लेट से कुछ डिलीट करते हैं राइट, और कुछ अपडेट करते हैं, इस टाइप के होते हैं, इजंट इट? तो यहाँ पे जो है हमारा जो फॉरेन की का डिजाइन होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। और जो OLAP सिस्टम होता है वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है डिफरेंट। तो OLAP, इसको हम बोल दिए ऑनलाइन, और लेट से एनालिटिकल सिस्टम बोल देते हैं, एनालिटिकल सिस्टम, या इसी को डेटा वेयर हाउस बोल देते हैं हम लोग ना, तो क्योंकि डेटा वेयर हाउस तो है ही है ना, ये डेटा वेयर हाउस ही है ऐसे लेमन लैंग्वेज में। यहाँ पे ज्यादातर जो क्वेरी होती है गाइस, यहाँ पे हम लोग इंसर्ट अपडेट डिलीट नहीं करते हैं, क्योंकि ये हिस्टोरिकल डेटा रखते हैं, यहाँ पे डेटा वेयर हाउस होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ सेलेक्ट क्वेरी चलाते हैं, सिर्फ एंड सिर्फ सेलेक्ट। कभी कभार समझो इंसर्ट या डिलीट कुछ करेक्शन के लिए कर दिए तो अलग बात है, बट जनरली ऑल द टाइम सेलेक्ट स्टेटमेंट ही चलाते हैं हम लोग, क्योंकि हमको रिपोर्ट फेच करना होता है, सब कुछ करना होता है, तो हम यहाँ पे डिलीट जनरली करते नहीं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉरेन की होता है कंस्ट्रेंट, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा सेलेक्ट क्वेरी एक्चुअली बहुत फास्ट चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डेटा बहुत ह्यूज होता है ना, ह्यूज डेटा होता है यहाँ पे, हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा होता है, 10 या 15 साल का एक्चुअली पूरा बैंक का डेटा होता है, समझ जाओ कितना ज्यादा डेटा होगा, कितने पेटाबाइट में डेटा होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट इसलिए चलाते हैं, और यहाँ पे फॉरेन की जो बनाते हैं वो डिफरेंट टाइप से बनाते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि भाई साहब कैसे हम लोग जो है फॉरेन की कैसे डिफरेंट होता है यहाँ पे का फॉरेन की, और यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और फिर समझते हैं एक्चुअली, ठीक है। थोड़ा अलग अलग टाइप का डिजाइन होता है, पर्पस भी जैसे मैंने बनाया कि भाई वहां पे हम लोग ज्यादातर हम लोग मेक श्योर करते हैं कि डेटा करेक्टनेस होना चाहिए। OLTP सिस्टम में हम लोग डेटा करेक्टनेस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, यहाँ पे डेटा करेक्टनेस का ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग करेक्ट होने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे ज्यादातर हम लोग डेटा कैसे जल्दी से जल्दी इसको एक्सेस कर पाए, इसीलिए हम लोग सेलेक्ट यहाँ पे ज्यादा यूज करते हैं ना। तो अब देखो समझते हैं कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सबसे पहले बैंक का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। बैंक में जैसे मैंने ऊपर में लिया था कि दो टेबल का एग्जांपल लेते हैं, उसमें फॉरेन की और प्राइमरी की हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला कि OLTP सिस्टम जो होता है वो एक्चुअली ज्यादातर नॉर्मलाइज्ड होता है। नॉर्मलाइज्ड मतलब क्या होता है? देखो एक चीज और है ना, मतलब बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बट एक चीज और देखते हैं। ये जो सिस्टम्स होते हैं ना ये वाले OLTP और सोर्स वाले जो भी हैं, तो ये जो होता है ये ज्यादातर नॉर्मलाइज होते हैं। नॉर्मलाइजेशन अगर नहीं पता हो तो जाके वीडियो देख लेना, मैंने बनाया हुआ उसमें भी। तो नॉर्मलाइज डेटा होता है जनरली थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, थर्ड या फोर्थ BCNF जो भी है, ठीक है। नाउ और ये जो होते हैं ना OLTP, क्योंकि हमारे पास ह्यूज डेटा होता है, इसलिए मेरे को ना ज्यादातर एक्चुअली नॉर्मलाइज की जरूरत नहीं होती। नॉर्मलाइज में करते क्या है यहाँ पे, मतलब जो एक जो डेटा होता है यहाँ पे बहुत सारा टेबल्स में डेटा स्टोर करते हैं राइट। तो सेग्रीगेट डेटा इन मल्टीपल टेबल्स है ना, यहाँ पे टेबल्स बढ़ा देते हैं। अब देखो यार, यहाँ पे लेस टेबल यूज करते हैं, क्यों लेस टेबल यूज करते हैं? क्योंकि देखो कोई भी अगर डेटा मेरे को निकालना है 2-3 टेबल से, तो मेरे को ज्वाइन करना पड़ता है ना, ज्वाइन बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि बहुत सारा डेटा है ना, तो ज्वाइन एक्सपेंसिव होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हम लोग डीनॉर्मलाइज फॉर्मेट का यूज करते हैं। डीनॉर्मलाइज का मतलब ये होता है कि हम लोग यहाँ पे एक मतलब बहुत सारा डेटा एक ही टेबल में डाल देते हैं, रादर देन स्टोरिंग इनटू मल्टीपल टेबल्स, हमको डीनॉर्मलाइज फॉर्म में रखते हैं, इसका मतलब यही होता है। तो जो OLAP सिस्टम होते हैं या डेटा वेयर हाउस जो होता है वो हमेशा डीनॉर्मलाइज फॉर्मेट में होते हैं। और OLTP सिस्टम होता है क्योंकि यहाँ पे हमको एक्यूरेसी चाहिए होता है, और रिडंडेंसी नहीं होता है, मतलब हमको डुप्लीकेसी ऑफ डेटा नहीं चाहिए था, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है नॉर्मलाइज्ड टेबल्स का यूज करते हैं। अब देखो समझेंगे आगे। हमने बोला कि हमारे पास बैंक है, हमारे पास दो टेबल हैं भाई साहब, ठीक है। अब समझते हैं कि वो दो टेबल कौन कौन से हैं। तो पहला तो मैंने जैसे बोला कि आपको कस्टमर टेबल ले लेते हैं, ये मैं OLTP के हिसाब से बता रहा हूँ पहले देखो, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूँ कि डिफरेंस क्या है अपना फॉरेन की में, है ना, फॉरेन की में OLTP और OLAP में। तो मैं OLTP लिख देता हूँ यहाँ पे, OLTP के हिसाब से मैं एक टेबल बनाता हूँ, दो टेबल बनाता हूँ, और दिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं इसमें। तो ये कस्टमर टेबल हो गया, ठीक है। और मैं सिंपली लिख दूंगा इसको
यहाँ पे सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं एक्चुअली, लेट्स राइट द होल क्वेरी एक्चुअली, क्रिएट टेबल कस्टमर, ठीक है, क्रिएट टेबल कस्टमर, और फिर मैं यहाँ पे ये डालता हूँ, दो कॉलम ले लूंगा, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, और इसको मैं लिख देता हूँ इंटीजर, ठीक है। दूसरा कस्टमर अंडरस्कोर नेम, और इसको मैं ले लेता हूँ क्या ले लूँ, इसको वैरकर ले लेता हूँ, ठीक है, वैरकर 20 ले लेता हूँ, समझो। परफेक्ट, ये मेरा टेबल बन गया। परफेक्ट। और देखो अभी नहीं परफेक्ट है, इंट के बाद हम लोग इसको प्राइमरी की भी बना देते हैं, ठीक है, प्राइमरी की है, समझो। परफेक्ट, ये प्राइमरी की हो गया। दूसरा एक और टेबल बनाएंगे हम लोग, उस टेबल को हम लोग नाम रखेंगे ट्रांजेक्शन टेबल, ठीक है, ट्रांजेक्शन टेबल। अब देखो इसमें हम लोग प्राइमरी की और फॉरेन की बनाते हैं, है ना। इसको हम बोलेंगे, ये हमारा जो है पेरेंट टेबल है गाइस, ठीक है, पेरेंट टेबल है, इसको हम लोग पेरेंट टेबल बोल रहे हैं। क्यों पेरेंट टेबल बोल रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पे प्राइमरी की है ना, ये प्राइमरी की कस्टमर आईडी, हम लोग जो ट्रांजेक्शन करते हैं, एक कस्टमर जो ट्रांजेक्शन करता है, एक कस्टमर जो है मल्टीपल ट्रांजेक्शन कर सकता है, इसीलिए हम लोग एक टेबल बना रहे हैं। इसको हम लोग लिखेंगे क्रिएट टेबल ट्रांजेक्शन, ठीक है, ट्रांजेक्शन टेबल का नाम दिया इसको, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ट्रांजेक्शन आईडी, और इसको हम लोग इंट कर देते हैं, ठीक है, इंट, और प्राइमरी की इसको भी बना देते हैं, ठीक है। चलो एक कॉलम हो गया। दूसरा कॉलम हम लोग लेते हैं कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी ले लिया अपन ने, इसको हम लोग इंट ले लेते हैं। इसके बाद एक और कॉलम लेते हैं अमाउंट कॉलम, ठीक है। गाइस पे अटेंशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अमाउंट कॉलम, अमाउंट में मान लो डेसिमल ले लिया, डेसिमल वैल्यू कुछ अमाउंट डाल रहे हैं, 10 और 2 ऐसे कुछ ले लिया। और देखो अब मेन चीज मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं फॉरेन की बना रहा हूँ अभी इसका, ठीक है। तो मैं फॉरेन की किस चीज का बना रहा हूँ, इस पर्टिकुलर कॉलम पे फॉरेन की बना रहा हूँ, इस पर्टिकुलर कॉलम पे, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फॉरेन की, फॉरेन की, और यहाँ पे लिखता हूँ कस्टमर आईडी, और मैं बोलूंगा यहाँ पे रेफरेंसेस, रेफरेंसेस, रेफरेंस कर रहा हूँ ना, रेफरेंसेस कस्टमर्स, कस्टमर है ना, कस्टमर टेबल, क्योंकि मैं रेफरेंस कहाँ से कर रहा हूँ, ये पेरेंट टेबल से। पेरेंट टेबल कौन सा है, ये कस्टमर टेबल है। इस टाइप से हम लोग एक्चुअली जनरली हम लोग जो फॉरेन की जो बनाते हैं ऐसे ही बनाते हैं, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। और इसमें हम लोग डालेंगे कौन से कस्टमर के, कौन से कस्टमर जो टेबल है उसके कौन से कॉलम पे, तो कस्टमर आईडी, यहाँ पे भी सेम ही आईडी है एक्चुअली, देखो, ठीक है, ये सेम है। तो एक्चुअली हमने ये डाल दिया, तो ये जो डिटेल है ये एक्चुअली पेरेंट टेबल का है, ठीक है। चलो अब देखो, एक्चुअली देखा जाए तो ये मेरा एक्चुअली एक टेबल बन गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये जैसे मैंने बोला कि ये जो मैं बना रहा हूँ, जो फॉरेन की कंस्टेंट जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो है हमारा OLTP सिस्टम के हिसाब से है। इसका मतलब ये है, क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि फॉरेन की ये जो टेबल है ना, ट्रांजेक्शन टेबल, इसमें हम लोग को कस्टमर आईडी, वही वाला कस्टमर आईडी डाल सकते हैं जो कि हमारे इस टेबल में एग्जिस्ट करेगा, है ना, इस टेबल में एग्जिस्ट करेगा। नहीं तो हम एग्जिस्ट नहीं डाल सकते। जैसे मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, चलो एक आध मिनट और लग जाएगा तो कोई भी बात नहीं है। जैसे मैं समझा रहा हूँ कि ये कस्टमर टेबल है, समझो, कस्टमर टेबल है, इसमें ये दोनों कॉलम ले लेते हैं क्विकली और फिर समझते हैं। यहाँ पे मैं बोलूँगा कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 1 2 3, और यहाँ पे लिखता हूँ कस्टमर नेम अजय, विजय, सुजय, ठीक है। चलो 3 बंदों का नाम ले लिया यहाँ पे, और मेरा एक ट्रांजेक्शन है, समझो ये ट्रांजेक्शन टेबल भी है ना, क्योंकि मैंने 2 टेबल बनाया, तो ट्रांजेक्शन टेबल ये हो गया। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेरे पास कॉलम है, कौन कौन से कॉलम है भाई, चलो मैं इसको दूसरे कलर में ले लेता हूँ। तो मैं बोलता हूँ ट्रांजेक्शन आईडी, ट्रांजेक्शन आईडी, और दूसरा क्या लिया मैंने, कस्टमर आईडी, आईडी और अमाउंट। चलो
तीन ही कॉलम लिया ना, यहाँ भी तीन ही कॉलम लिया अपन ने, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे जो कस्टमर ट्रांजेक्शन आईडी है, फॉर एग्जांपल लेट से 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, कुछ तो ऐसे ले लिया मैंने, इतने सारे ट्रांजेक्शन आईडी है। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जब देखोगे तो जो कस्टमर आईडी है ना भाई साहब, इसमें 1 2 3 1 और ये डालेंगे यहाँ पे, 4 नहीं डाल सकते हम। 4 यहाँ पे डाल सकते क्या? 4 नहीं डाल सकते, क्योंकि क्योंकि 4 जो है मेरे पेरेंट टेबल में नहीं है, ये मेरा पेरेंट टेबल है ना, तो ये एक्चुअली इन्फोर्समेंट है, ये अलाउड नहीं है। ये अलाउड है, ये अलाउड है, अलाउड है, अलाउड है, ठीक है। अमाउंट चलो कोई बात नहीं, कोई डाल देंगे, ठीक है। लेकिन आप समझो कि जो भी हमारा ट्रांजेक्शन टेबल है उसमें हम लोग कस्टमर आईडी, जो वैलिड कस्टमर आईडी है ना मेरे कस्टमर टेबल में, वही करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा जो फॉरेन की है बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉरेन की है, ठीक है। एक्चुअली क्यों है? क्योंकि हम लोग रेफरेंस कर रहे हैं, यहाँ से रेफरेंस कर रहे हैं, देखो रेफरेंस कर रहे हैं कि वही वाले कस्टमर आईडी अलाउ होने चाहिए जो मेरे मतलब पेरेंट टेबल में है, जो मेरा कस्टमर टेबल में है वही वाला, ठीक है। इसलिए ये ऐसे टाइप से हम लोग फॉरेन की बना रहे हैं। ये एक्चुअली नॉर्मल वे ऑफ क्रिएटिंग द फॉरेन की इन एनी डेटाबेस एक्चुअली, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा एक चीज और है, पहला चीज कि हम लोग इस टाइप से क्यों करते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि एक्चुअली अवॉइड एनी इलीगल डेटा, और आई वुड से इनकरेक्ट डेटा, है ना, इनकरेक्ट इनकरेक्ट डेटा, है ना। एक्चुअली जैसे मैंने 4 डालने को कोशिश किया तो ये अलाउड नहीं करेगा, क्यों नहीं? क्योंकि भैया कस्टमर आईडी 4 है ही नहीं पूरे सिस्टम पे, तो उसका ट्रांजेक्शन ही क्या करोगे? इसका मतलब ये है ना, यहाँ पे नहीं है ना मेरे पास 4, तो कैसे करोगे? इसीलिए ये एक्चुअली अलाउ करता है। तो इस टाइप से हम लोग फॉरेन की बनाते हैं OLTP सिस्टम में। दूसरा क्या होता है कि कल के दिन मान लो, कल के दिन मान लो अगर मेरे को ये वाला डिलीट करना पड़ गया रिकॉर्ड, अगर मेरे को ये डिलीट करना पड़ गया रिकॉर्ड, तो मैं क्या करूंगा? इसको डिलीट करने से मेरा ऑन डिलीट कैस्केड और ये सारा कुछ हम लोग लगा सकते हैं। तो एक्चुअली इस कस्टमर नंबर 3 के सारे रिकॉर्ड जो है यहाँ से भी उड़ जाने चाहिए। कहाँ से? हमारे पेरेंट टेबल, चाइल्ड टेबल, ये मेरा चाइल्ड टेबल है ना, ये चाइल्ड टेबल है, यहाँ से भी सारे कुछ रिमूव हो जाने चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, जैसे मैंने 3 रिमूव किया, ये भी रिमूव हो जाना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हम लोग एक्चुअली इंश्योर करते हैं कि कोई भी जो रिकॉर्ड है ऑर्फन नहीं है। ऑर्फन क्यों नहीं है? क्योंकि मान लो कस्टमर आईडी है ही नहीं और उसका रिकॉर्ड अगर यहाँ पे मिलता है मुझे, तो ये तो प्रॉब्लम है। इसीलिए हम लोग इसको इंश्योर करते हैं कि इस टाइप से फॉरेन की अगर हम लोग डिफाइन करते हैं, तो हम जब डिफाइन करेंगे ऑन डिलीट कैस्केड और ऑन डिलीट सेटनल जो भी करना है, तो उसकी वजह से हमारा जो ये वैलिड जो कस्टमर आईडी है उससे रिलेटेड अगर डेटा हम मतलब डिलीट कर देंगे पेरेंट से, तो वो भी डिलीट हो जाना चाहिए। तो एक्चुअली इसको क्या मैं बोल सकता हूँ, इसको बोलता हूँ कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, है ना, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज मेंटेन्ड। इंटीग्रिटी क्यों मेंटेन हो रहा है? क्योंकि अगर मेरा कस्टमर आईडी ही नहीं है तो उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन का करूंगे क्या? तो जैसे ही मैं कस्टमर आईडी यहाँ से डिलीट करता हूँ इस पर्टिकुलर टेबल से, यहाँ से जो जो रिकॉर्ड होंगे सारे डिलीट हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 को डिलीट कर दिया यहाँ से, तो ये भी डिलीट हो जाना चाहिए, ये भी डिलीट हो जाना चाहिए, ये भी डिलीट हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इससे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मतलब रेफर जिसको कर रहे हैं वो भी डिलीट हो जाना चाहिए ना, तभी तो वैलिड है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज मेंटेन्ड, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या होता है, इस टाइप का अगर कंस्टेंट रखते हैं तो परफॉर्मेंस का थोड़ा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। क्यों आता है परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम? क्योंकि यार देखो मतलब बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ती है डेटाबेस को ना। तो एक्चुअली इसको डिलीट करने से, हम यहाँ पे डिलीट करिए तो यहाँ से भी बहुत सारा डिलीट करना पड़ता है। तो एक्चुअली इस टाइप की अगर जैसे ही हमने इस टाइप से अगर कंस्टेंट डिफाइन किया तो प्रॉब्लम होता है। लेकिन स्पेशली इस टाइप के कंस्टेंट, फॉरेन की का कंस्टेंट हम लोग इस तरह से OLTP में करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा OLTP, आप समझो कि बैंक में आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप वहां पे नहीं चाहते हो कि आपका जो प्रॉपर डेटा करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन आप समझो कोई रिपोर्ट का एनालिसिस कर रहे हो, अगर उसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ डुप्लीकेशन डेटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे हमको परफॉर्मेंस चाहिए, क्योंकि वहां पे हमको डेटा बहुत ज्यादा होता है ना। यही चीज तो मैं बता रहा हूँ। अभी आप देखो यहाँ पे जो मैं समझाने की कोशिश किया यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जो है बहुत एक्यूरेसी का इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये डेली का ट्रांजेक्शनल सिस्टम है बैंक का मेन।
बिजनेस सिस्टम है, यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग ने प्रॉपर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी लिखते हैं एक्चुअली फॉरेन की। यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मैं पॉइंट डिनोट करके छोड़ दूंगा। देखो तो यहाँ पे अगर हमको बनाना होगा ना, तो मैं सिंपल यहीं से बता देता हूँ आपको, ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, मैं ना सिंपल ये जो फॉरेन की कंस्टेंट है ना, यहाँ पे कस्टमर आईडी तो मैं डालूंगा, लेकिन मैं इन्फोर्स नहीं करूंगा। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला मैं लिखूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यही तो रीइंफोर्स कर रहा है ना, ये इन्फोर्स कर रहा है कि भाई आप जो है कोई चीज पेरेंट से डिलीट कर रहे हो तो यहाँ पे डिलीट ऑटोमेटिक हो जाएगा, या यू विल नॉट बी एबल टू डिलीट इट इवन। या दूसरा चीज, एक्चुअल वैल्यू जो पेरेंट टेबल में है वही डाल सकते हो, उसके अलावा और कुछ नहीं डाल सकते हो ना। तो वो सारा चीज एक्चुअली आप यहाँ पे इंश्योर करते हो। तो ये वाला मैं डिफाइन ही नहीं करूंगा। अगर OLAP के लिए मैं बनाऊंगा तो मेरा जो क्वेरी होगा यहीं पे फिनिश हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये भी एक फॉरेन की ही है। ये फॉरेन की मैं बना रहा हूँ ना, यहाँ पे देखो ये फॉरेन की ही है एक्चुअली। उस पर्टिकुलर टेबल जो पेरेंट टेबल है, इसका ही टेबल है। देखो कस्टमर आईडी है यहाँ पे प्राइमरी की, या इसका मैं रेफरेंस यहाँ पे बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाल रहा हूँ। ये जो टाइप का मैं टेबल बनाता हूँ ना, इसको हम लोग एक्चुअली OLAP में बनाते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि कम से कम रिस्ट्रिक्शंस रहे और हम लोग डीनॉर्मलाइज डेटा बेस बना सकें। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसको करने से फायदा क्या होगा, एक चीज और बता देता हूँ आपको। जैसे हमने OLAP में क्या बताया कि क्रिएट अ रेफरेंस कॉलम इन चाइल्ड टेबल। ठीक है, चाइल्ड टेबल विदाउट enforcing द फॉरेन की कंस्टेंट, है ना, फॉरेन की कंस्टेंट। ठीक है, ये चीज एक्चुअली हमको चाहिए। ऐसा करने से हमारा ये फायदा होगा कि हमारा जो क्वेरी परफॉर्मेंस, सेलेक्ट क्वेरी और ये सब एक्चुअली बहुत ही फास्ट रहेंगे। तो देखो मेन डिफरेंस क्या होता है, अब मैं समराइज कर देता हूँ आपको क्विकली। मेन डिफरेंस समराइज करता हूँ यहाँ पे, समरी। हमने एक्चुअली देखो ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन होपफुली आपको एक समझ में आ जाएगा कि काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, चलो। इन OLTP, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इन OLTP क्या क्या होता है देखो। OLTP foreign key are enforced, I would say here foreign key are enforced with strict constraint, है ना। क्योंकि हम वहां पे कंस्टेंट लिख सकते हैं, रेफरेंसेस और वो सारा कुछ लिख रहे हैं ना, तो एक्चुअली वही चीज यहाँ पे लिखा है हमने। दूसरा दूसरा डेटा इज हाईली नॉर्मलाइज्ड, डेटा इज हाईली नॉर्मलाइज्ड, प्रोबेबली 3NF के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, किसमें? OLTP में। क्योंकि ये हमारा ट्रांजेक्शन सिस्टम है ना, ठीक है, बिजनेस सिस्टम बेसिकली। तीसरा, फॉरेन की आर क्रूसियल, I would say here let's try to write it, crucial to prevent orphan record, orphan record। इसका मतलब क्या है कि यार अगर मैं कोई रिकॉर्ड अगर डिलीट कर रहा हूं, है ना, यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे अगर मैं पेरेंट टेबल से इसको हटा रहा हूँ, अगर कस्टमर आईडी ही हट गया तो बैंक में उसका क्या ही ट्रांजेक्शन रहेगा? ये पूरा कस्टमर ही अवेलेबल नहीं है इस बैंक में, तो उसका कोई ट्रांजेक्शन रहेगा नहीं, रहेगा ना। तो एक्चुअली अगर हम यहाँ से पेरेंट टेबल से कुछ हटाते हैं तो यहाँ से ट्रांजेक्शन से भी सब कुछ हट जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कि अगर नहीं हटता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई ये कस्टमर आईडी तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन उसका ट्रांजेक्शन है, मतलब ये ऑर्फन है।
ऑर्फन है मतलब इसका कोई माई बाप नहीं है, इसका मतलब ये होता है, राइट। तो एक्चुअली ये ट्रांजेक्शन ऑर्फन नहीं हो, इसके लिए हम लोग फॉरेन के कंस्टेंट जैसे ऊपर में बताया था कि रेफरेंस करके डालते हैं। तो यहाँ से जैसे ही हमने हटाया तो ये भी हट जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ऑन डिलीट कैस्केड और ऑन डिलीट सेट नल और इस टाइप की चीजें यूज करते हैं बेसिकली व्हेन वी क्रिएट अ फॉरेन फॉरेन की कंस्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। लेकिन सेम चीज हम लोग ओएलएपी में नहीं करते हैं। ओएलएपी में कुछ भी ऐसा कंस्टेंट डालते ही नहीं है, क्योंकि वहां पे हमको डेटा एक्यूरेसी का पंगा नहीं है, हमको चाहिए ही नहीं एक्चुअली इतना ज्यादा, वहां पे परफॉर्मेंस मैटर करता है। तो इन ओएलएपी, ये समरी इसीलिए लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो समझो आप, अच्छे से समझना, ठीक है। क्या बोलता है कि फॉरेन की, ठीक है, फॉरेन की आर यूज्ड टू लिंक फैक्ट टेबल्स। ओके, अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बाद में हम लोग करेंगे वीडियो फैक्ट टेबल्स टू डायमेंशन टेबल्स, ठीक है, सिंपल, इसीलिए हम लोग फॉरेन की का यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा लिखते हैं ओएलपी में कि फोकस इज ऑन परफॉर्मेंस आर परफॉर्मेंस ऑफ क्वेरी, है ना, परफॉर्मेंस ऑफ सेलेक्ट क्वेरी भाई, ठीक है, सेलेक्ट क्वेरी, न कि इंसर्ट और डिलीट, ठीक है। इसलिए हम लोग वो कंस्टेंट लगाएंगे नहीं, जब कंस्टेंट नहीं लगाते हैं तो हमारा एक्चुअली ऑटोमेटिक फास्ट हो जाता है क्वेरी, ठीक है। तीसरा चीज जो होता है, ये एक्चुअली डीनॉर्मलाइज्ड होता है, जैसे मैंने बताया ना, डीनॉर्मलाइज्ड। अब डीनॉर्मलाइज्ड और नॉर्मलाइज्ड नहीं पता है तो प्लीज रेफर कर लो मेरा वीडियो, इसी में काफी सारा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो भी देख लो आप एक्चुअली, तो आपको समझ में आएगा। डीनॉर्मलाइज्ड, ठीक है, डीनॉर्मलाइज्ड डेटा, डीनॉर्मलाइज्ड डेटा इन OLAP, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेटा कितना भी डुप्लीकेट हो जाए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओनली थिंग इज हमको ज्यादा से ज्यादा टेबल, यहाँ पे हमारा फोकस ये होता है ओएलएपी में कि कम से कम हम लोग टेबल यूज कर सकते हैं, ठीक है, कम से कम टेबल यूज करें, ठीक है। ये मेरा हमारा फोकस रहता है, ताकि हमको ज्वाइन के एक्सपेंसिव उससे बच सकें, क्योंकि ज्वाइन बहुत ही एक्सपेंसिव होता है ना, इसीलिए हम लोग कम से कम टेबल यूज कर सकते हैं, इसलिए हमारा डेटा जो है डीनॉर्मलाइज फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। तो देखो ये मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश किया, और ओबियसली देखो आप अगर बहुत ही नए होंगे डेटा वेयर हाउसिंग में तो आपको पूरी चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको पूरा पूरा अंडरस्टैंडिंग है तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। और ये जो क्वेश्चन है पूछे भी इसलिए जाते हैं क्योंकि आपका एक्सपीरियंस चेक किया जाता है वहाँ पे, कि भाई आपको पता है क्या कि कैसे क्यों होता है, ओएलटीपी में क्यों होता है ऐसे और ओएलपी में क्यों होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, कितने साल भी काम करने के बाद 10-15 साल भी काम करते लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती, इसीलिए मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। और होपफुली ये आपके नेक्स्ट इंटरव्यू में जरूर कोई ना कोई पूछेगा, या अगर नहीं भी पूछेगा तो आपको ये पता रहेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप अपने साथ लेके जा रहे हो, ठीक है। अगर आपको कुछ और समझने में दिक्कत हो रही है तो इस वीडियो पे कमेंट करना, मैं जरूर और कुछ भी बताऊंगा। अगर आपको कुछ इसमें क्वेश्चन है या कुछ और चीज समझ नहीं आ रही तो मेरे को बताना जरूर, मैं एक और वीडियो करूंगा उसके ऊपर, लेकिन कमेंट करना जरूर, तभी मेरे को समझ में आएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल जो है ना एक जेम है, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा कोई भी नहीं पढ़ाएगा और कोई बताएगा भी नहीं आपको इस टाइप से चीजें। तो मैं आपको चाहता हूँ कि अगर आप चाहिए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अगर मैं अपलोड करूँ तो आपका भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए, कि चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। दैट इज हाउ द यूट्यूब ऑल्सो प्रमोट्स दिस चैनल, नो। तो उसका, इस पूरे चैनल का ही पर्पस ये है कि भाई मैं फ्री में आप सब लोगों को ये जो नॉलेज है जो मुझे पता है, ये मैं आपको, मैंने भी बहुत, मेरे को भी बहुत सारे लोगों ने सिखाया है, ठीक है। तो थैंकफुली मैं ये सारा चीज़ें आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। तो शेयर करने के लिए थोड़ा मोटिवेशन चाहिए मुझे भी, क्योंकि अगर लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो मुझे भी लगता है यार मैं ज़्यादा लोगों के पास पहुँच पा रहा हूँ और उनको भी हेल्पफुल हो रहा है ना। तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और नए वीडियो के साथ मिलते हैं। और कुछ नया टॉपिक हो तो ज़रूर सजेस्ट करना। अभी थोड़े और वीडियो करेंगे डेटा वेयर हाउसिंग के ऊपर, क्योंकि अभी तक बहुत कम वीडियो किया, आई थिंक ये दूसरा वीडियो है। तो थोड़े और बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे। अगर आप बताओ कि अगर शुरू से आपको
डेटा वेयर हाउसिंग सीखना है तो वो भी बताओ, मैं एक्चुअली स्टार्टिंग से भी सिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो थोड़े सीरीज बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर बहुत सारे कमेंट आएंगे तभी मैं कर पाऊंगा, ऐसे नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अंटिल देन हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू, बाय।